इकोनॉमिक्स इंसान उस वक्त से ही यूज़ कर रहे हैं जब से वो हंटर गैदरर्स हैं। स्टोन एज में ह्यूमंस की सारी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स सिर्फ सर्वाइव करने पर ही फोकस थी। इसीलिए उस दौर में हमें कोई थिंकर्स या फिलोसफर्स नहीं मिलते जो इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब कर सकें। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस ने बार्टर सिस्टम पर ट्रेड करना शुरू की। उसके बाद 700 से 600 बीसी के दौरान हमने चाइना, मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोपियन सिविलाइजेशंस में फर्स्ट टाइम गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ देखा, जिसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली ये कॉइन्स उस दौर की मनी थी, पर्टिकुलरली इन चाइना, जहाँ 17th सेंचुरी की टैंग डायनेस्टी में ही हमने फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी का यूज़ देखा। इससे हमें यह आइडिया होता है कि बैक इन द डेज लोगों को कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मनी वगैरह का आइडिया था। 1776 में एक स्कॉटिश फिलोसोफर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस था, इस बुक में उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल वेल्थ। एडम स्मिथ की बुक के एक सेंचुरी बाद 1890s में एल्फ्रेड मार्शल, जो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया। उनके क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट ये था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन बहुत वेल्थ सेंट्रिक है और मटेरियलिस्टिक है, जिसमें सारा फोकस सिर्फ वेल्थ पर है। वेल्थ सेंट्रिक होने की वजह से एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए सिर्फ वेल्थ रिलेटेड फिजिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे फैक्टर्स लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर परसेप्शन, यानी कंज्यूमर उस चीज़ के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन एडम स्मिथ के लिए ये दोनों ही रेलेवेंट है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेल्थ रिलेटेड फिजिकल फैक्टर्स नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर एडम स्मिथ ने कहा कि प्रोडक्ट प्राइस को सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक वेल्थ रिलेटेड फैक्टर है। एल्फ्रेड मार्शल का इस अप्रोच पर एडम स्मिथ से डिसएग्रीमेंट था, इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन प्रपोज की। एल्फ्रेड मार्शल की नज़र में इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। इस डेफिनेशन में वर्ड अटेनमेंट और यूज़ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की रिप्लेसमेंट है। और नोटिस करें कि कैसे एल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल वेल्थ को मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग से रिप्लेस कर दिया। इससे इकोनॉमिक्स का स्कोप काफ़ी एक्सटेंड हो गया, और जो नॉन वेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स पहले इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं थे, अब इकोनॉमिस्ट उन्हें भी स्टडी करने लगे। इस न्यू अप्रोच को, जिसकी बुनियाद एल्फ्रेड मार्शल ने रखी, हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि एडम स्मिथ के इकोनॉमिक नैरेटिव को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये दोनों सिर्फ डिफरेंट नैरेटिव्स नहीं बल्कि डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं, एंड दे डिज़र्व अ सेपरेट वीडियो ऑफ देयर ओन। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी हैं। सो आई रिज्यूम दिस डिस्कशन इन अ फ्यूचर वीडियो। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करना होगा। ये कॉमन ग्राउंड इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इनफैक्ट इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर इकोनॉमिक की तीसरी और सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन भी ड्राफ्ट की गई, जिसको लियोनेल रॉबिन्स ने प्रपोज किया। इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझकर हमें इकोनॉमिक्स की नेचर और स्कोप का आइडिया होगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स के इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, कि इकोनॉमिक्स का नाम सुनकर जो भी आपके दिमाग में आता है आप वो सब भूल जाएं। सो इफ़ यू आर रेडी देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब इंसान एक प्लेनेट पर रहते हैं जिसे हम अर्थ कहते हैं। अब इस अर्थ को ज़रा ऑब्ज़र्व करें। अपॉन सिंपल ऑब्जर्वेशन हम यहाँ दो बातें कह सकते हैं कि अर्थ हैज़ अ फिक्स्ड साइज़ एंड फिक्स्ड मास। फिक्स साइज़ और फिक्स मास का मतलब ये है कि अर्थ में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। यानी कि इस अर्थ से मिनरल्स, फ्यूल्स, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक और जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो इन्फिनिट नहीं है और लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं। एमिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में ऑयल रिजर्व सिर्फ 50 साल के कंजम्पशन के लिए ही रह गए हैं। इसी तरह आप किसी भी रिसोर्स के बारे में सोचें तो वो हम सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स टेक वीट फॉर एग्जांपल। हम एनुअली 778 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्दो ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, मगर पॉइंट ये है कि ये नंबर इन्फिनिट नहीं है।
इवन अगर आप सारी अवेलेबल लैंड पर वीट प्लांट कर दें, तब भी वीट की प्रोडक्शन इन्फिनिट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास अर्थ ही लिमिटेड साइज़ की है। यही एनालॉजी हम हर रिसोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक, मिनरल ओर्स, एनर्जी प्रोडक्शन और इनसे बनने वाली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी वजह से हमें किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए उसके बदले में उसकी प्राइस पे करनी होती है, जो हम अपनी करेंसीज में पे करते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर अर्थ की रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो सारी चीज़ें जो हम पैसे देकर ख़रीदते हैं वो बिल्कुल फ्री होती, और फिर हमें इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए पैसे भी नहीं कमाने होते। मनी, इनकम, ट्रेड, बिजनेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इसीलिए इकोनॉमिक्स की एग्जिस्टेंस का भी कोई पॉइंट नहीं होता। यही इंपॉर्टेंस होती है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की, कि जिसके ना होने से उस सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्सेज के अलावा भी इस प्रिंसिपल की एक और डायमेंशन है, और वो है अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, रैशनल बिहेवियर। इस टर्म का मतलब ये है कि एक रैशनल कंज्यूमर वही फैसले करेगा जो इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम दो चीज़ें एज्यूम करेंगे। पहली बात ये कि आपने रैशनल बिहेवियर शो करना है, यानी वही ऑप्शन चूज़ करना है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। दूसरी अजम्पशन ये कि इस थॉट एक्सपेरिमेंट में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, यानी सारी प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब इमेजिन करें कि मैं आपको फ्री आईफोन ऑफ़र करता हूँ, क्या आप वो आईफोन मुझसे लेंगे? रैशनल बिहेवियर की अजम्पशन के अंडर वो आईफोन आप मुझसे डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि वो आपकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसके बाद ये इमेजिन करें कि मैं आपको 3 ऑफ़र्स देता हूँ। पहली ऑफ़र में 1 आईफोन, दूसरी में 5 और तीसरी में 20 आईफोन्स। आप कौन सी ऑफ़र चूज़ करेंगे? यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि रैशनल बिहेवियर के हिसाब से ऑफ़र 3 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो सरप्राइजिंगली यू आर रॉन्ग। रैशनल बिहेवियर के हिसाब से आपको तीनों ऑफ़र्स एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि याद करें हमारी दूसरी असम्पशन ये थी कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और सारे आईफोन्स फ्री हैं। इस फ्री होने की वजह से हमें ऑफ़र्स को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली सारी ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसको छोड़ें, क्या हो अगर आपको एप्पल कंपनी की ही 100% ओनरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र हो? इसको भी छोड़ें, क्या हो अगर आपको दुनिया की सारी कंपनीज़ की 100% ओनरशिप ऑफ़र हो? बल्कि सब कुछ छोड़ें, क्या हो आपको अर्थ की ही 100% ओनरशिप मिल जाए, यानी अर्थ पर मिलने वाली सारी रिसोर्सेज, सारी ज़मीन, सारी वाटर बॉडीज़, ग्लेशियर्स, सारी कंट्रीज़, ऐसी एक नहीं 2 अर्थ्स, 100 अर्थ्स, इन्फिनिट अर्थ्स, कहाँ पर जाकर आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी? इसका आंसर है कि कभी नहीं। साइकोलॉजी सेज कि ह्यूमंस का सेटिस्फेक्शन लेवल इन्फिनिट है। दूसरे लफ्ज़ों में ह्यूमंस की वांट्स अनलिमिटेड है। यही स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट का दूसरा पिलर है। अब हमने ये इस्टेब्लिश किया कि इस स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को 2 चीज़ें फ्यूल कर रही हैं। एक ये कि हमें अपने कभी ख़त्म ना होने वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा करने के लिए कभी ख़त्म ना होने वाली रिसोर्सेज चाहिए, और दूसरा ये कि कभी ख़त्म ना होने वाली रिसोर्सेज जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हर रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में ही पूरा करना है। एंड गेस व्हाट, इकोनॉमिक्स इसी चीज़ का नाम है।